Hello everyone, myself Dr. Karan Kapekar, न्यूरोलॉजिस्ट एंड कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन। इस वीडियो में हम बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, कौन कौन सी कंडीशन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है, और अगर पेरेंट्स को पता चल गया है कि हमारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ऐसी अवस्था में शिशु के इलाज के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है? अगर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे मेडिकल पोजिशन कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिससे मदर एंड शिशु दोनों की जान में खतरा रहता है तो उसे कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। या तो ये कंसीव करने के पहले ही मदर में कुछ ऐसे मैटरनल फैक्टर रहती हैं, कुछ ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम रहते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ही ऐसे कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है तो शिशु की जान में खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि कौन कौन सी कंडीशन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है। अगर मदर की एज 20 के नीचे है, 35 के ऊपर है, मदर का बीएमआई बहुत ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है, बहुत ओबेस है, या मदर का बीएमआई बहुत ही कम है, 18 के नीचे है, दो प्रेगनेंसी के बीच का इंटरवल 18 महीने से भी कम है, या मदर में जो है कंसीव करने के पहले ही कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या सिकल सेल एनीमिया, या और कुछ जेनेटिक इश्यूज है, या कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या मतलब कुछ जो है हार्ट की, किडनी की या लीवर की कोई बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आएगी। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर पहली प्रेगनेंसी में मदर या बेबी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए, जैसे कि पहली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ था, या प्रीटर्म समय से पहले डिलीवरी हो गई थी किसी कारणवश, या मदर में कुछ प्रॉब्लम है, या अचानक डिलीवरी हो गई थी, या बच्चे की जो है अंदर ही डेथ हो गई थी, जिसे कहते हैं स्टिल बर्थ करते हैं, या जो है डिलीवरी के बाद जो है बच्चे को लंबे समय तक एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ा, बच्चा रिकवर नहीं हो पाया, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसकी डेथ हो गई, या डिलीवरी के बाद शिशु की सडनली डेथ हो गई, मतलब सडन इन्फेक्ट बिना किसी कारण समझे जो है सडनली डेथ हो गई, या बच्चे में कुछ ऐसा बर्थ डिफेक्ट दिखा, या बच्चे में कुछ ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम हो गए थे, या बच्चे में बड़े होने के बाद जो है कुछ शारीरिक और मानसिक विकलांग प्राप्त हो गई थी, तो पहली प्रेगनेंसी के समय अगर ये सब हो गया था तो आपकी जो आने वाली प्रेगनेंसी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मदर में कुछ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गए, जैसे कि चाहे मदर को हाइपरटेंशन 5 महीने से हाइपरटेंशन हो गया, शुगर बढ़ गई, मदर को इन्फेक्शन हो गया, सडनली झिल्ली फट गई समय से पहले, पानी जाना चालू हो गया, या लगातार पानी का लेवल कम होते जा रहा है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या जो है प्लेसेंटा बहुत नीचे है, सडनली उसकी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, या यूट्रस बराबर यूट्रस का साइज छोटा है, तो ये सब जो है प्रेगनेंसी, ये सब कंडीशन भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है। या जो है मदर में कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, मदर की हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बच्चे में कुछ ऐसा, कुछ आपको पता चल गया, सोनोग्राफी कराया आपने, बच्चे में कुछ ऐसा बर्थ डिफेक्ट दिखता है, जन्मजात दोष जिसे कहते हैं, जैसे बच्चे में जो है किडनी में सूजन आ गई है, खाने या सांस के लिए जुड़ी हुई है, पेट का कुछ हर्निया पता चल गया आपको, या बच्चे के शरीर में सूजन दिख रही है और कोई बर्थ डिफेक्ट है, तो यह सब कंडीशन भी आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि यह सब कंडीशन तो आपके प्रेगनेंसी में प्ले तो नहीं कर रही है, तो हम इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत मानते हैं। आइए हम यहाँ पर यह बात करते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है तो ऐसी अवस्था में माता पिता को अपने शिशु के इलाज के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो शिशु की जान खतरा है, क्योंकि बहुत सारे शिशु हाई रिस्क प्रेगनेंसी में समय से पहले पैदा हो जाते हैं, या काफ़ी बार डिलीवरी के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसा ट्रीटमेंट कराना चाहिए हम शिशु को एक बेस्ट सर्वाइवल और बेस्ट आउटकम दे सकें, मतलब सर्वाइवल भी अच्छा हो और उसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी ना हो भविष्य में, क्योंकि आपकी जो अगली प्रेगनेंसी आएगी वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आप उस प्रेगनेंसी पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए और शिशु को बेस्ट आउटकम दें। तो यहाँ पर ऐसी प्रेगनेंसी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ऐसी प्रेगनेंसी को डील करने के लिए आपको एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट की टीम की जरूरत होती है, जो कि आपके प्रेगनेंसी पर बिल्कुल फोकस रखते हैं और शिशु को एक बेस्ट आउटकम देने का प्रयास करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो है पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने वाली है, इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, या उनको पता भी रहता है लेकिन फिर पता ही रहता है कि उनको बच्चे को ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं करके, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है बिल्कुल डिलीवरी करा लेते हैं और कब देखने में आता है कि बच्चे कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी अवस्था में फिर जहाँ पर अगर आउटबोर्न है, बाहर डिलीवरी कराते हुए बच्चे को बाद में जो है शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है एनआईसीयू में, हम इसे कहते हैं आउटबोर्न डिलीवरी, मतलब डिलीवरी कहीं और होगी, आप शिशु को एनआईसीयू की जरूरत पड़ी तो उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो इसके जो देखे जाए इसके आउटकम बहुत अच्छे नहीं रहते, ये देखने में आया, स्टडी में है, देखने में आया है। जैसे कि सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही वहाँ पर डिलीवरी हुई
और अब पता चला कि बच्चा बिल्कुल समय से पहले पैदा हो गया, उसको सांस लेने में तकलीफ है और अब उसको बोला गया कि उसको जो है आईसीयू शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सर पेरेंट्स बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, बिल्कुल इनसिक्योर फील करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब बच्चे का यहाँ डिलीवर तो हो गया, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट आगे कैसे होगा, कौन इसके अच्छे से केयर करेगा, हम कैसे शिशु को अकेले छोड़ देंगे। तो उनके ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता। इसके बाद बहुत से बार शिशु को पैदा होते साथ अगर कुछ तकलीफ है, सांस की तकलीफ हो गई, उसे इमीडिएटली जो है बच्चे को जो सांस ही नहीं ले पाया, ब्रीदिंग नहीं पाया, रो नहीं पाया, तो ऐसे उसको हमें इमीडिएटली जो है ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। काफ़ी बार बच्चा जो वहाँ से ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाता, जिससे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ पाती है। अगर शिशु को पैदा होते साथ यह भी देखने में आया कि शिशु को पैदा होने के साथ अगर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिलता तो सर्वाइवल भी कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं। साथ में अगर मदर अवेलेबल नहीं है तो शिशु को जो है ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाता, उसकी वजह से इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखने में आया अगर आउटबाउंड डिलीवरी कहीं और डिलीवरी के लिए बच्चे को आईसीयू शिफ्ट करना पड़ा तो उसके सर्वाइवल भी अच्छे नहीं रहते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहता है, लंबे समय तक आईसीयू में रखना पड़ जाता है। काफ़ी बार पेरेंट्स के साथ बच्चे की बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट नहीं पड़ जाता है। और दूसरा जो पैटर्न होता है कि अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ऐसी कंडीशन में आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी जगह डिलीवरी कराएं जहाँ पर दोनों की मदर का भी इलाज हो जाए और बेबी इमीडिएटली उसको एक टर्शियरी केयर एंड आईसीयू की फैसिलिटी मिल जाए, जिससे बच्चे का इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाए। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस, कितने सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले जो है जो वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की टीम है वो आपकी प्रेगनेंसी पर बिल्कुल फोकस करते हैं। उनका बिल्कुल इस बात पर ध्यान रखता है कि डिलीवरी करने के पहले बच्चे को करने के पहले बच्चे को पूरा ट्रीटमेंट दे, उसके लंग डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बराबर मेडिसिन मिल गई है। फिर साथ में दोनों मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे के लिए ऑप्टिमम टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, मतलब कौन सा समय सबसे अच्छा होगा, कब तक हम लोग उसको रोक सकते हैं, इसके बाद डिलीवरी करने के बाद बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी ना हो और बहुत लंबा समय उसको एनालिसिस में स्टे नहीं करना पड़ा। इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहता है। साथ में जो दूसरा जो मेजर एडवांटेज है कि एक पेरेंट्स, डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन टीम और वहाँ के स्टाफ के साथ उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, उनको एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, अपने आप को हेल्पलेस महसूस नहीं करते, जो कि ट्रीटमेंट जो शिशु के प्रीमेच्योर शिशु के ट्रीटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तीसरा जो मेजर एडवांटेज है कि डिलीवरी होने के बाद ही वहाँ पर जो है बच्चे के डॉक्टर जो न्यूरोलॉजिस्ट जो अवेलेबल रहते हैं, तो इससे जो ट्रीटमेंट जो लगता है बच्चे को पैदा होते साथ अगर सांस की तकलीफ है तो उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन या ट्यूब डालने की जरूरत पड़ती है, तो पैदा होते साथ ही बच्चे आईसीयू में शिफ्ट हो जाता है और आपके बच्चे का मैनेजमेंट चालू हो जाता है, जिससे इसका सर्वाइवल भी अच्छा रहता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की संभावना भी कम रहती है। तो ये पहले और में जो ट्रीटमेंट किया था उसे हम लोग गोल्डन और अपलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चौथा जो सबसे एडवांटेज पार्ट है कि मदर अवेलेबल है तो न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, शिशु को तुरंत माँ का दूध मिल जाता है, उससे बच्चे की रिकवरी जल्दी हो जाती है, इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाती है। मदर अगर अवेलेबल है तो मदर आईसीयू में जाकर बच्चे को टच कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है, इससे मदर बेबी की बॉन्डिंग बढ़ती है और उससे शिशु जल्दी रिकवर होता है, जल्दी से जल्दी रिकवर होता है और फिर से जो है कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है। तो ये देखने में आया कि अगर इनबॉर्न्स बच्चे की डिलीवरी जहाँ पर दोनों चीज़ों की व्यवस्था उपलब्ध है तो ऐसी कंडीशन में एक जो है बच्चे को पैदा होते सारी ट्रीटमेंट मिल जाता है, माँ का दूध मिल जाता है, बच्चे को जो है जल्दी रिकवर हो जाता है, पेरेंट्स बेबी की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन भी कम होते हैं ऐसी कंडीशन में देखने में आया। फॉलो फिर बच्चे का जो डिस्चार्ज के समय भी जो मदर बिल्कुल बच्चे के टच पे रहती है, तो डिस्चार्ज के समय सब चीज़ समझ में आती है कि बच्चे को जाके कैसे मैनेज करने का है, क्या करने का है, कौन से डेंजरस साइन है, इन सब के बारे में अच्छे से उनको जानकारी जाती है और फॉलो में भी मदर को जो है प्रॉब्लम नहीं आती है देखने में आया है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप ऐसी जगह इलाज कराइए जहाँ पर दोनों की टीम अवेलेबल हो और जहाँ पर मदर का भी इलाज हो सकता है और बेबी का इलाज हो सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इससे आप बच्चे को अपना अच्छा सर्वाइवल भी अच्छा दे पाएंगे और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की संभावना भी कम रहेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक ऐसे पेरेंट्स थे जो कि हैदराबाद से, जिनका नाम है राज और कंचन, मिस्टर राज एंड कंचन। ये जो है इनके साथ दोनों प्रॉब्लम थे। पहले बेबी के साथ पहले प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ, इनको कुछ समझ में नहीं आया, सेकेंडरी डिलीवरी हुई, बच्चे का काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला, 105 डेज तक लेकिन बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया। और बाद में जब इनकी अब दूसरी प्रेगनेंसी हुई, ट्विंस प्रेगनेंसी हुई, फिर से समझ में आया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने पहले से हमारे से कॉन्टेक्ट रखा था 5-6 महीने से और ये बात अपने व्यू शेयर करेंगे। हाँ, मेरी वाइफ एक्चुअली हाई रिस्क मतलब इन द सेंस कि बीपी का इशू है उसको पहले से मतलब सिंस लास्ट 10-15 ईयर्स। और उसके बाद में एक्चुअली जब डिलीवरी हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी वर अवेयर कि कुछ इशू हो सकता है, लेकिन हमने मतलब थोड़ी केयरली और वी वेंट अहेड और फिर प्रेगनेंसी प्लान की थी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्चुअली डिडंट गो वेल। ऐसा हुआ कि फिर 7th मंथ में बेसिकली हमें सडनली पता चला कि कुछ ब्लड रिवर्सल होने लगा और फिर बेबी को ब्लड पास नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट। तो फिर उस टाइम पे हमें
सेकेंड भी ओपिनियन लेनी थी। वी वर अवेयर कि डॉक्टर खापेकर हॉस्पिटल है, हमारे इन-लॉज ने बताया था हमें, बट वी वांटेड टू टेक द ओपिनियन। लेकिन ऐसा मोमेंट आ गया था कि वहाँ पे हमें डिलीवर करना ही था बेबी, और बेबी वाज ऑफ वेरी लेस वेट, तो डिलीवर हो गया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि दूसरे हॉस्पिटल मूव करेंगे। वेल विदिन थे हैदराबाद ही हम मूव नहीं कर पाए, तो फिर नागपुर तो मूव करना क्वेश्चन में ही नहीं था हमारे। तो ऐसा हो गया कि लास्ट मोमेंट में हम इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन हमने वही हॉस्पिटल में रख के बेसिक बेबी को ट्रीट किया एंड शी सर्वाइव फॉर 1 or 4 days और सो एंड शी गिव अप। तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे बेसिकली बेबी में, लंग्स इश्यूज आ गए थे, हार्ट में होल हो गया था, वो मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई थी, जिसकी वजह से बेबी कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर सेकंड प्रेगनेंसी हमने प्लान की आफ्टर लॉट ऑफ पुश ऑब्वियसली फ्रॉम पेरेंट्स एंड ऑल। फिर उसमें ऐसा हो गया कि इट वाज ट्विंस, सो वी वर लाइक वेरी हैप्पी अबाउट ट्विंस, बट वो ऐसा हो गया एक कुछ टाइम के बाद में इट वाज नॉट गोइंग थ्रू वेल। So the second baby within twins gave up in 5 months of time, and that is when we again recollected that Dr. Khapekar is there, and we wanted to get in touch with him. So we did a video call with him. It was all corona and all, and we were also not confident like how the doctor is and all. तो फिर हमने कॉल किया, सर से बात हुई, and that day it changed a lot. हम हैदराबाद से basically, so we called him from Hyderabad, and then he gave a lot of confidence over the phone. And he basically gave us a plan what can happen at what time. तो वो प्लान हमें बहुत सही लगा, and the way he was confidently talking about how to move forward was really helpful. तो हम फिर डिस्कस किए, and then हमने डिसाइड कर लिया उस दिन कि हम नागपुर जाएंगे। Then we called up doctor again कि हम नागपुर आ रहे हैं। Then he advised us very clearly, immediately आने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है, जो कि एक्चुअली हमें हैदराबाद में नहीं मिल रहा था। एश्योरेंस कि कितना टाइम है हमारे पास, तो सर ने बताया कि इतना टाइम हो सकता है, आराम से हो सकता है, आप स्कैन करते रहो, स्कैन भेजते रहो, अगर ऐसा कुछ भी इशू हुआ मैं आपको बता दूंगा कुछ। then we extended it for 4, we stayed in Hyderabad for another 4 weeks। फिर हमने स्कैन भेजा। अब ऐसा हो गया था कि अब ट्रैवल के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना एयरलाइंस के अंदर। then we just took the flight and then we came in 7 months 30 weeks of time, and then we came to डॉक्टर के पास आए, तो उन्होंने स्कैन वैन देखी और बोला आपके पास आराम से 4 हफ्ते है, कोई टेंशन मत लो, बस प्रेगनेंसी पे फोकस करो, बेबी को ग्रो करो, जितना अंदर ग्रो कर पाओगे वो बाहर नहीं कर पाओगे, आराम से बेबी को ग्रो करो, वो जैसे आ जाएगा हम देख लेंगे, NICU है हमारे पास सर्विस, वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो फिर हमने वैसे ही किया, एंड देन एट द एंड 35th वीक में वी हैड टू डिलीवर बिकॉज वो थोड़ा ब्लड फ्लो ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर उसके बाद डिलीवर हुआ, एंड देन इन NICU द किड स्टेड फॉर 3 weeks ऑफ टाइम, दैट टू इट वाज ओनली 2 weeks which डॉक्टर सजेस्टेड, लेकिन हमने 3 week एक्सटेंड करवा लिया just because for our comfort, and then he was okay with that, and that's what happened with us. I mean, high risk hote hue bhi, and now we have a baby who is healthy and fit so far, so we are very happy about that. Thank you very much. Thank you very much, doctor. Thank you. So rather than concern for sharing your views, तो इससे आपको सभी पेरेंट्स को जो है हेल्प मिलेगी। इससे कोई भी उनको ऐसा हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है तो इस वीडियो को देख के उनको जो है एक जो है इंकरेजमेंट मिलेगा। Definitely reach out to him. He is available on Yeah. voice calls, video calls, any call, any time of the You day. can call भी, वीडियो कॉल भी कर सकते हो आप, अपने जो है प्रेगनेंसी के बारे में शेयर कर सकते हो, तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगा। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.